बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रिमाल तूफान की। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक जिस समय रिमाल तूफान का तटीय इलाकों में लैंडफॉल हुआ, उसकी रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तूफानी हवाएं चली हैं और तेज बारिश हुई है। इस दौरान कई जगह पर तूफानी हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तूफान की दस्तक, और ऐसे में दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर तेज बारिश, आंधी, और अलीपुर में भी पेड़ गिरने की खबर सामने आई और ये तस्वीर उसकी दिखा रही है आपको, जहां तेज आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिर गए हैं, कहीं पर खंभे उखड़ गए हैं, कहीं टिन शेड उड़ गए हैं। वो लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है इस दौरान, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ऐसे में ये तूफान अपना कहर बरपा रहा है। आसपास के राज्यों में भी इसका असर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के आसपास के राज्यों में मौसम कहीं कहीं पर सुहाना हुआ है। एक तरफ मध्य प्रदेश में नौतपा, और बीते दिन की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश हुई है। कहीं ना कहीं तूफान का ही असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया। तो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है और अब आगे ये भी देखना होगा कि कहां पर किस तरीके की घटनाएं हुई हैं। हालांकि कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो वहीं एमपी में नौतपा के कहर के बीच मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में तेज आंधी और तूफान से भारी नुकसान हुआ है। रतलाम में आंधी के बीच बड़े टिन के पतरे जानलेवा साबित हुए हैं। जावरा में पेट्रोल पंप के पास खड़े युवक को टीन का चद्दर उड़कर लगा और उसकी मौत हो गई। वहीं रीछा चांदा गांव में अधेड़ पर टीन शेड गिरा जिसमें उसकी मौत हो गई। उधर नीमच के बाद आंधी तूफान के साथ ही जोरदार बारिश हुई है। करीब 10 मिनट से अधिक समय तक बारिश का दौर चला। खंडवा में नौतपा के बीच बदले मौसम के मिजाज के चलते कई पेड़ धराशायी हो गए। तो ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रतलाम की तस्वीर आप देखिए, कैसे ये जो बड़ा सा साइन बोर्ड है वो भी सड़क पर गिर गया तेज हवा आंधी की वजह से, और साथ ही और भी अन्य शहरों के हाल हम आपको दिखा रहे हैं। नीमच और खंडवा में भी यही सिलसिला, तेज बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। 10 से 15 मिनट की महज ये बारिश थी, उसके पहले जो आंधी तूफान ने कहर बरपाया उसकी तस्वीर आप देखिए, और फिर बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति कहीं कहीं पर लोगों को परेशानी भी हो रही थी। फंटा पर जावरा का आंधी तूफान। और अब आपको कोंडागांव में मौसम का विकराल रूप दिखाते हैं। यहां पर आंधी तूफान में टीन शेड उड़ गया। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी तेज आंधी चल रही है और टिन शेड कितनी तेजी से हिल रहा है। तभी हवा के तेज झोंका आता है और पूरा का पूरा टिन शेड उड़ जाता है। टिन शेड तिनके की तरह उड़कर दूर जा गिरता है। सब कुछ पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। पलक झपकते ही बर्बादी का ये मंजर, तिनके की तरह एक टिन शेड उड़ गया। इतनी तेज हवाएं चल रही थी, इतनी तेज आंधी और बारिश का कहर कोंडागांव में देखने को मिला। देखते ही देखते जो घर में लगा टिन शेड है वो उड़ गया। पुणे पॉश कार हादसा मामले में आरोपी अग्रवाल परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज पुलिस कोर्ट से फिर से नाबालिग आरोपी के पिता की कस्टडी की मांग करेगी। पुलिस विशाल अग्रवाल से ड्राइवर का अपहरण करने और उसे बंधक बनाने के मामले में पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि आरोप है कि अग्रवाल परिवार हादसे की पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर पर डालना चाहता था और इसके लिए नाबालिग के दादा ने ड्राइवर को लाखों रुपए का लालच भी दिया था। लेकिन जब बात नहीं बनी तो आरोप है कि 19 मई को उन्होंने पहले ड्राइवर का अपहरण किया और फिर उसे अपने बंगले पर बंधक बना लिया था। इस मामले में नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी पुणे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में लापता 8 मजदूरों को अब प्रशासन ने मृत मान लिया है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्मी के एक्सपर्ट मलबे को हटाने का काम में लगे हुए हैं। बता दें कि लगातार मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और इसीलिए लगातार एक्सपर्ट्स मलबे को हटाने के काम में लगे हुए हैं। ये जानने की कोशिश हो रही है कि जो बाकी के बचे हुए लोग हैं वो आखिर है तो है कहां। हालांकि प्रशासन ने उन्हें 8 मजदूरों को अब मृत घोषित कर लिया है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्मी के एक्सपर्ट मलबे को हटाने के काम में लगे हैं और मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। तो क्या ये वो 8 लोग हो सकते हैं जो मलबे में अभी भी दबे हुए हैं? इसकी जांच चल रही है। जो यहाँ पे एप्रीहेंशन था कि बहुत सारा एक्सप्लोजिव यहाँ पे रखा हुआ था, उसको लेके हमने भारतीय सेना जो है उनके अधिकारी यहाँ पे हमने बुलाए थे। तो उनकी एक टीम जो है वो यहाँ आई है, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। वो भी लगभग अगले 2 घंटे में हमें जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि किस तरह से इस बचाव कार्य में और क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुछ बॉडीज के पार्ट्स जो है रिट्राइव हुए हैं, लेकिन जब तक ये पूरा मलबा नहीं हटता है तब तक ये बताना मुश्किल होगा कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं। रायपुर पुलिस ने झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू गैंग के 4 शूटर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनको रायपुर और राजस्थान से पकड़ा है। इन आरोपियों पर सलमान खान के घर पर फायरिंग से तार जुड़े होने की बात है। गैंग को मयंक सिंह मलेशिया में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। अमन सिंह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू के कहने पर टारगेट को अंजाम देता है। फिलहाल जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। लॉरेंस और अमन किस तरीके से इस पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश की जा रही है। सलमान खान के घर पर भी जो फायरिंग हुई थी उससे भी इन शूटर्स के तार जुड़े हुए हैं। रायपुर राजस्थान में ये भाग रहे थे, उधर की ओर ये छिपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। के अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय गैंग है, उनके 4 सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। इंटेलिजेंस इनपुट पे बेस्ड यह ऑपरेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, जिसमें रोहित स्वर्णकार झारखंड का निवासी, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह तीनों राजस्थान के निवासी, इनको पकड़ा गया। ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक घरानों के ऊपर और उनके मालिकों के ऊपर हमला करने वाले थे। सूरजपुर की बात करेंगे, जहां स्विमिंग पूल में मासूम के डूबने की खबर है। 7 साल के बच्चे की डूबने से जान चली गई। नगर पालिका में बन रहे स्विमिंग पूल में हादसा हुआ है। ट्रायल के लिए खोला गया था स्विमिंग पूल। उद्घाटन से पहले ट्रायल के दौरान यह हादसा हुआ है। 7 साल के मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। और संवाददाता वरुण जुड़ गया। वरुण, कैसे हुआ यह हादसा? कैसे बच्चा पानी में डूब गया? जी देखिए, सूरजपुर में पहली बार सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में चूंकि गर्मी का मौसम है और समर कैंप की भी आयोजन की गई है, इसी कारण ट्रायल के लिए स्विमिंग पूल को खोला गया है, जहां स्कूली छात्र वहां पर कैंपिंग के लिए आ रहे थे। ऐसे में कल रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। अब विश्रामपुर के व्यवसायी हैं, वो अपने बच्चे के साथ वहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान जो 7 साल का मासूम था वो अचानक नहाने के लिए उतर गया स्विमिंग पूल में और परिजन उनके नहीं देख सके, जहां ज्यादा पानी पी लेने से स्विमिंग पूल में डूब गया, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में, एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कल देर शाम उसकी मौत हो गई। फिलहाल जो कोतवाली पुलिस है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी साझा करने के लिए। रीवा में खेतों में भीषण आग लग गई और खेतों की नरवाई में भीषण आग लगी है। 1 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में आग फैल गई है। खेत के पास ग्रामीणों के घर हैं। सूचना के बाद नहीं पहुंची दमकल की टीम। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। गुड़ तहसील कार्यालय के पास ये मामला सामने आया है, जहां पर आग लगी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये भीषण आगजनी की तस्वीरें। खेत के पास ग्रामीणों के घर हैं और वहां तक आग पहुंच जाती, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है। लेकिन जब दमकल विभाग को सूचना दी गई तो मौके पर टाइम पर गाड़ी नहीं पहुंची। मुरैना का पूरा मामला, जहां स्कूल में लगी आग। किड्जी होम हायर सेकेंडरी स्कूल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की वजह बताई जा रही है।
दंतेवाड़ा में पानी की गंभीर समस्या है। खासतौर पर अबूझमाड़ में पानी की भयंकर किल्लत है। करीब 200 से ज्यादा ग्रामीण एक ही कुएं पर निर्भर हैं। लोगों को कुएं तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लोगों ने कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और ये देखिए, एक छोटे से कुएं से पानी निकालने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं, लाइन लगाना पड़ता है। और दंतेवाड़ा में पूरे गाँव के लिए सिर्फ एक ही कुआं है जिससे वे पानी निकाल पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। और पानी ही एक ऐसा चीज है जिसे हर किसी को जरूरत होती है। शहर तो शहर, गांव में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में भी पानी की बहुत किल्लत है। और हम इस वक्त माड़ के एरिया में मौजूद हैं और इस एरिया में लाल आतंक का साया रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है, यहाँ पर लगभग 200 से 250 परिवार निवासरत हैं। और पीने के पानी के नाम पे मात्र एक, ये जो मैं दिखाना साथी से कहूँगा कि दिखाए कि पीने के नाम पे एक मात्र यही कुआं है जिसे ग्रामीण पीने के लिए उपयोग करते हैं। और ये क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा और जिसे विकास का नाम दिया जाता है, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। चाहे सड़क हो, बिजली हो या पानी, ये बुनियादी सुविधाएं हैं जो एक हर आदमी का अधिकार होता है। हम जानना चाहेंगे कि ये आप लोग, ये गांव वाले पानी कहाँ से पीते हैं? जमीन से पीते हैं। ये एक ही कुआं है, इसके अलावा आपके यहाँ हैंडपंप से नल वगैरह है क्या? नदी नाला में पीते हैं। तो नदी नाला के पानी से आप लोग पूरा निस्तारी और पीने का भी काम करते हैं? वहीं से पीते हैं। ये कच्चे ईंटे से इस कुआं को बनाया गया है और ये कुआं है जो पूरे आसपास के एरिया के लोगों की प्यास बुझाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन ग्रामीणों के लिए मूलभूत सुविधा कब तक यहाँ पहुंचती है। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा। कोरबा में तेंदुए की दहशत है। यहाँ कटघोरा वन मंडल के एतमा नगर रेंज के कोनकोना गांव में तेंदुआ देखा गया। टहलता हुआ नजर आया है और आराम करते भी नजर आया। आप ये देखिए तस्वीरें, जहां लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ा। मौके पर वेटरनरी डॉक्टर भी पहुंचे। उन्होंने जांच के बाद पाया कि हीट वेव और गर्मी के चलते तेंदुआ बीमार हुआ है। सूचना मिली कि एक नग तेंदुआ जो है वो थोड़ा सा डल अवस्था में विचरण कर रहा है। ये ऑरेंज एरिया है, कुनकुना ग्राम है और कक्ष क्रमांक 734 है, एतमानगर बीट है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तत्काल हमारे समस्त वन अमले, डीएफओ, एसडीओ, प्रशिक्षु आईएफएस और रेंज ऑफिसर एतमानगर अपनी समस्त टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए। तत्काल उसको देखते हुए हम लोगों ने वरिष्ठ कार्यालय को इससे अवगत कराया और जो हमारे वन विभाग के पशु चिकित्सक हैं उनको सूचना दी। उनकी पूरी टीम कानन पंडारी की आज यहाँ पे उपस्थित हुई है और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने अभी यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और अब बात करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जहां श्रद्धालुओं से होने वाली ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। श्रद्धालुओं से ठगी करने वालों में पुजारी और उनके प्रतिनिधि हैं। यहां से लेकर सुरक्षा गार्ड और फूल प्रसाद बेचने वाले तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, होटल वाले और टैक्सी चालक भी श्रद्धालुओं के साथ ठगी करने में पीछे नहीं है। श्रद्धालुओं की बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाता है, जिसकी शिकायत होने पर जांच की जाती है और मामले में लीपापोती भी होती है। महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालु अपने साथ होने वाली ठगी से परेशान है और कुछ दिन पहले एक महिला ने, जो मुंबई से आई थी, उससे भी दर्शन कराने के एवज में मांग की गई थी रुपयों की। जहां 200 रुपए की टिकट होती है, वहां पर 1500 रुपए वसूले जाने की कोशिश की गई थी, जिसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की थी और सोशल मीडिया पर ये पूरा मामला भी उसने बताया था। जहाँ पे 250 रुपीज़ की उन्होंने बोला पर पर्सन टिकट लगेगी और आप लोग को एक अलग से लाइन मिल जाएगी, भीड़ में जाना नहीं पड़ेगा। हमने वहाँ से टिकट लिया, उसके बाद हम अंदर गए और कुछ हिस्से तक जो था वहाँ पे कोई लाइन नहीं थी साथ में, बट वो आगे जाके वो लाइन मर्ज हो जाती है और वो सब एक ही जैसे होते हैं। फिर वहाँ पे ना सिक्योरिटी खड़े होने देती है, ना दर्शन करने देती है। दर्शन के लिए गए, दर्शन के लिए हमने 250 रुपये की पर्ची कटवाई, बोले VIP दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे जाके वो लाइन एक सब में मर्ज हो गई, एक ही हो गई। 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं।
लेकिन ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ आए दिन ठगी की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसा ही एक मामला जो है 23 मई का सा बताया जा रहा है कि 23 मई को भी गुड़गांव से कुछ श्रद्धालु आए थे, जिनके साथ वहाँ के पुजारी ने 1100 रुपये मांगे हैं और दर्शन के नाम पर उनको ठगने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसे एक मामला नहीं है, कई मामले हैं, क्योंकि मंदिर के पुजारी हों या उनके प्रतिनिधि हों या फिर फूल प्रसाद बेचने वाले हों या सुरक्षा गार्ड हो या फिर ऑटो चालक हो या फिर होटल संचालक हो, इन सबका एक बड़ा नेटवर्क है। ये श्रद्धालुओं को अपनी बातों में उलझाते हैं और उलझाने के बाद उनके साथ ठगी करते हैं। ऐसे में जब श्रद्धालु के दर्शन नहीं होते हैं तो इस बात की शिकायत ऊपर प्रशासन से की जाती है। इसके बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई तो होती है, पर कार्रवाई के बाद कुछ दिन बाद ये वापस मंदिर में आना चालू हो जाते हैं और इनके बाद फिर से ये वही अपना गोरख धंधा चालू कर देते हैं और श्रद्धालुओं के साथ ठगी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अक्टूबर से लेकर अभी तक की बात देखी जाए तो कम से कम आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं के साथ ठगी की घटनाएं हो चुकी है। जयपट न्यूज 18 मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं शिवपुरी की, जहां करेरा व्यापारी के घर से 40 लाख की चोरी हो गई। जब पूरा परिवार खाना खाने होटल गया था तभी छत के रास्ते घर में चोर घुस गए और नकदी सहित सोना चांदी के गहने चोरी करके ले गए। और ये देखिए घर जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये घर के सभी सदस्य खाना खाने बाहर गए हुए थे, उसी बीच छत के रास्ते से चोर घर में दाखिल हुए और सोने चांदी नकदी समेत सारा सामान लेकर फरार हो गए। 9 बजे से 10 बजे के बीच में हम लोग बाहर गए हुए थे। तो उसी टाइम पे ही आए ये लोग और उसी टाइम पे ये लोग वहाँ से बालकनी के कमरे से ये लोग घुसे खिड़की से और सीधा इसी कमरे में आके ये लोगों ने कि पहले हमारे कमरे का गेट तोड़ा, फिर गेट तोड़ने से दोनों अलमारियों के हमारे लॉकर वगैरह तोड़े और कैश ले गए और ये लोग हमारे ज्वेलरी ले गए। जब हम लौटे तो हमारे घर के ताले टूटे हुए पाए गए और हमारी छोटी बहू का जेवर, जो अभी शादी हुई थी जनवरी में, तो जेवर और 15,35,000 रुपये करीबन नगद में थोक का व्यापार करता हूँ। फर्नीचर का मेरा छोटा भाई करता है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा है। यूपी के वाराणसी और बिहार के पटना में भी जनसभा होगी। सुबह वाराणसी के गढ़वा घाट में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर में पटना के मानेर में होगी जनसभा। दोपहर बाद काला दियारा में सीएम की जनसभा होनी है। शाम को पूर्व डिप्टी सीएम के घर जाएंगे सीएम। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। और बड़ी खबर, जहां कोलकाता बने आईपीएल 17 की चैंपियन, फाइनल में हैदराबाद को शिकस्त दी। सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। हैदराबाद ने दिया था 114 रन का टारगेट। इंदौर के वेंकटेश अय्यर ने खेली धुआंधार पारी और तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बनी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प था। कोच गौतम गंभीर, और पहले से कहा जा रहा था कि जिस टीम के कोच गौतम गंभीर है अब उसको कैसा डर हार से। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद एक धुआंधार पारी खेलते हुए जीत दर्ज की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।